नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेपिंग अप पे के बारे में, क्योंकि जब 2016 में पे कमीशन लागू हुआ, 7th पे कमीशन, इसके बाद बहुत सारी पे एनोमलीज भी इसी के साथ साथ लागू हुई। तो अगर आप 1 जनवरी 2016 से लेकर अभी तक कार्यरत हैं या आप पेंशन जा चुके हैं, तो ये आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें को हम कवर करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अपनी पे और पेंशन को बढ़वा सकते हैं। अगर आप अभी भी कार्यरत हैं तो आप 8 पे कमीशन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसी प्रकार आप पेंशन जा चुके हैं तो जो आप फ़ायदे लेने चाहिए थे उनसे वंचित रहे हैं, तो उनको आप अभी ले सकते हैं और 8 पे कमीशन में होने वाले फ़ायदों का ठीक ढंग से अपना फिक्सेशंस और जो एनोमलीज हैं उसको हटवा करके पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हो, एक 7 मार्च 2024 को SAPCS जो आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर जारी किया था, जो सभी कमांड हेडक्वार्टरों और कोर हेडक्वार्टरों को भेजा जा चुका है। इसमें सिंपली बताया स्टेपिंग अप ऑफ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेपिंग अप ऑफ पे का मतलब है कि आपका सीनियर और जूनियर, जब एक जूनियर सीनियर से ज़्यादा पे लेता है तो उसके बाद ऑप्शन आता है स्टेपिंग अप ऑफ पे, क्योंकि एक जूनियर सीनियर से ज़्यादा पे किसी भी हिसाब से नहीं ले सकता। इसी तरीके से एक जूनियर सीनियर से ज़्यादा पेंशन नहीं ले सकता है। तो उनमें जिन जवानों को नुकसान हो रहा है उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए स्टेपिंग अप ऑफ पे की ये पॉलिसी जारी की गई थी। 7th पे कमीशन जब लागू हुआ 2016 में, उसके बाद एक ऑप्शन आया जो DNI ऑप्शन था। DNI ऑप्शन से आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा हो जाता है जो 6 महीने पहले होता है, तो आपको जिसकी वजह से जूनियर जो है वो सीनियर के इक्वलेंट या फिर आगे निकल जाता है। तो अगर उसी केस में आप भी शिकार हैं तो ये जानकारी आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी जो आपकी पे कम है या पेंशन कम है उसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर पैरा 1 में बताया गया है कि डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑप्शन प्रोमोगेटेड 7 CPs, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि जो भी जूनियर है वो सीनियर से ज़्यादा पे नहीं ले सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें जो पे कमीशन लागू हुआ तो DNI ऑप्शन आया गया। DNI ऑप्शंस के कारण एक जूनियर को 2 इंक्रीमेंट और तीसरा इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट का मतलब यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट और प्रमोशन इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट दिए गए। उसके बाद तीसरा इंक्रीमेंट 6 महीने पूरे होते ही उन्हें यहाँ पर दिया गया। आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि किस प्रकार एक जो कंपैरिजन बनाया गया है, इससे आपको इसमें समझने में आसानी रहेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑफ इनरोलमेंट, ये 2 जवानों को लिया गया है, एक हवलदार एक नायक। जो हवलदार हैं वो सितंबर 1999 के हैं, नायक जो हैं इनरोल्ड हुए हैं मार्च 2002 में। आप देख सकते हो कितना दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद में डेट ऑफ प्रमोशन द प्रेजेंट रैंक हवलदार बने हैं सितंबर 2025 में, ये बने मार्च 2018 में। उसके बाद इन दोनों की बेसिक पे 1 जुलाई 16 में हवलदार साहब की होती है 35,900, वहीं नायक की होती है 34,300। उसके बाद 1 जुलाई 17 में बेसिक पे यहाँ पर इंक्रीमेंट लगता है तो 37,000 हो जाती है, यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट लगता है तो 35,300 हो जाती है। उसके बाद 1 जुलाई 2018 में 38,100 होती है, यहाँ पर इनकी भी 38,100 हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए सेम पे ऑन 1 जुलाई 2018 नायक ऑप्ट DNI ऑप्शन एंड गेट इंक्रीमेंट आफ्टर 6 मंथ। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसने DNI ऑप्शन यानी कि जिसने DNI ऑप्शन सेलेक्ट किया उसको एक एनुअल इंक्रीमेंट जो उसको मिलना चाहिए था, एक प्रमोशन इंक्रीमेंट जो मिलना चाहिए था, ये 2 ही इंक्रीमेंट मिलते हैं। लेकिन DNI ऑप्शन देने से यहाँ पर उसको तीसरा इंक्रीमेंट 6 महीने बाद और दे दिया जाता है, और उसकी जो डेट अगर यहाँ पर जनवरी होती है तो वो ऑटोमेटिकली जुलाई हो जाती है। जिसको जुलाई में इंक्रीमेंट मिल रहा है उनकी ऑटोमेटिकली जनवरी हो जाती है। इस तरह वो यहाँ पर 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट मिलने से डेट चेंज हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को यहाँ पर हवलदार 38,100 पे पहुँचे, जबकि नायक 29,200 पे, यानी कि अब वो यहाँ 6 महीने आगे हैं और 6 महीने बराबर हैं। तो इस प्रकार DNI ऑप्शन देने से एक जूनियर जो है वो सीनियर से ज़्यादा पे ले रहा है। देखिए यहाँ पर जो बात आप देख सकते हैं, दोनों केसों में 6 महीने जो है वो जूनियर एडवांस निकल जाता है। अब इस केस में आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने आप को कंपैरिजन करना है कि मैं सीनियर हूँ, और ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि मैं जो हूँ 31 दिसंबर 2015 से पहले प्रमोशन पाया हूँ। जो मेरा जूनियर है वो मेरे सेम रैंक में है, लेकिन उसका प्रमोशन 1 जनवरी 2016 के बाद हुआ, क्योंकि DNI ऑप्शन आ गया यहाँ पे। उसके बाद मेरा जूनियर ने ऑप्ट किया था DNI ऑप्शंस
जो भी आप किसी भी डेट से कर सकते हो। एनुअल इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कि आपका क्या है, उससे आप डीएनआई ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। जनवरी भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है। उसके बाद माई जूनियर स्टार्टेड ड्राइंग इक्वल बेसिक पे, बिल्कुल क्योंकि उसने अपना डीएनआई ऑप्शन दिया तो वो इक्वल बेसिक पे लेने लग गया। उसके बाद आफ्टर 6 महीने के बाद उसे डीएनआई ऑप्शन देने से एक इंक्रीमेंट और मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो जूनियर है वो यहाँ ज़्यादा पे लेने लगा। इसमें यहाँ पर जूनियर का हक है कि वो ज़्यादा लेगा, लेकिन सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाए और भेजकर यहाँ पर अपना जो पे कम है उसको ज़्यादा करवाए। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आपने कंपैरिजन करना है। ये एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है कि जो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2020 के प्रमोटीज हैं और जिनका प्रमोशन 1 जनवरी 2000 बाद किया है, वो सब इसमें इफेक्टेड 100% इफेक्टेड हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 13 से लेकर 15 के बीच जो भी प्रमोटेड हैं और ये यहाँ पर जो प्रमोटेड हैं वो 100% अपना पे फिक्सेशन ज़रूर करवाएं। इसके बाद भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो ऐसे जूनियर हैं जो सीनियर से ज़्यादा पे ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं आज की डेट में जो डीएनआई ऑप्शन देकर अपनी पे बढ़वा चुके हैं। तो आपने इसमें कुछ बातें हैं, दी फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। जो आप कंपैरिजन बनाएंगे तो ये कंडीशन आपको ज़रूर ध्यान दे लेनी है। सबसे पहले, बोथ ऑफ द जूनियर एंड सीनियर शुड बी बिलोंग द सेम आर्म एंड सर्विसेज, यानी कि आप जिस आर्म्स में हो, जिस सर्विस में हो, वो आपका जो जूनियर सीनियर दोनों एक में ही होने चाहिए। जो ट्रेड है वो सेम होनी चाहिए और रैंक है जो वो भी आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद में द प्री रिवाइज्ड एंड रिवाइज्ड स्केल ऑफ द पे ऑफ द लोअर एंड द हायर रैंक इन विच दे आर इंटाइटल्ड टू ड्राइंग ऑफ द सेम टू बी आइडेंटिकल। जो पे है, जो लोअर नीचे मतलब कि लोअर रैंक और हायर रैंक की जो पे है, प्री रिवाइज्ड और रिवाइज्ड स्केल, यानी कि आपके 6 सीपीसी में और 7 सीपीसी में दोनों के रैंक और जो आपकी पे है पहले की और पीछे की, वो दोनों क्या हैं, समान होनी चाहिए। यानी कि उन दोनों में आपको पता होना चाहिए एक ही रैंक की पे ले रहे हैं, वो समान होनी चाहिए, तभी जाके ये यहाँ पर फिक्स होगा। उसके बाद में बताया कि द सीनियर वाज नॉट ड्राइंग द लेसर पेन द जूनियर इनटू द रैंक ऑफ द प्री रिवाइज, यानी कि अगर जो सीनियर है उसका पहले प्री रिवाइज्ड में जो है वो भी स्केल कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पहले से ही कम लेते आ रहे हैं और फिर से पे कमीशन ले रहे हैं उसमें भी लो रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि 7th पे कमीशन में जिसकी पे कम है वो अभी से अपनी 8th पे कमीशन के लिए सावधानी बरतें, अपनी पे और पेंशन को अभी ठीक करा ले। भी आपके पास मौका है क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर चुकी है कि आपका जल्दी ही 8th पे कमीशन लागू होगा और बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उससे पहले आप अपनी कम से कम पे और पेंशन तो ठीक करवाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी पे देखें, अपनी बात करें, ग्रुप में जिसकी कम है वो अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाए और अपने उस पे को अप करा ले। तो इसके बाद यहाँ पर बताया है कि नो स्टेपिंग अप ऑफ द पे इन द पे बैंड और ग्रेड पे वुड बी एडमिसिबल विद रिगार्ड टू द जूनियर गेटिंग द मोर पे सीनियर, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि एमएसीपी जो स्कीम है इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। यानी कि एमएसीपी छोड़कर अगर हवलदार जो भी परमानेंट रैंक है यानी कि एसबी रैंक जो भी हैं उसी में आप अपने आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको एमएसीपी है और एमएसीपी ही उनको मिले तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन आप एक हवलदार हो और आप एमएसीपी नायब सूबेदार के साथ कंपैरिजन करोगे तो वो नहीं होगा। अगर आपको भी एमएसीपी उसी दिन मिली है और किसी दूसरे को भी एमएसीपी उसी दिन मिली तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन रैंक आपको नहीं मिला है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें आपने सबसे पहले सीनियर का बायोडाटा देना है, फिर जूनियर का। इसमें कुछ बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो आपने भरनी है। एग्जिस्टिंग बेसिक पे आपकी किसने किस रैंक के साथ आप प्रमोट हुए हो, कब हुए हो, डिटेल्स आपने भरनी है। आपके अटेस्टेशन कब का है, आपकी मस्टरिंग कब की है, डेट ऑफ सीनियरिटी आपकी क्या है, इनरोलमेंट क्या है। इस तरीके से ये आपने सीनियर का भर देना है। उसके बाद आपने अपना जो भी है अपना जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो वो सीनियर यहाँ है, जिस जूनियर की पे ज़्यादा है उसकी आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी पहले ऊपर पे लिखेंगे, उसके बाद अपने जूनियर की लिखेंगे जो आपको डीएनआई ऑप्शंस की वजह से 6 महीने आपसे ज़्यादा पे ले रहा है। उसके बाद इसको आप सिंपल यहाँ पर साइन करवा के आप इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को भेजेंगे रिकॉर्ड ऑफिस में 3 कॉपियों के साथ में, ताकि पीओआर इसके ऊपर रिप्लाई दे सके। इस तरीके से आप अपनी होने वाली जो पे है उस और पेंशन जो है पे कमीशन से पहले कंपैरेटिव बना के इसका अपना स्टेप अप करा लें और होने वाले नुकसान से बचें।
ये अगर आप इसमें कुछ डाउट रहता है तो ये पे कमीशंस की मेल है, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सीपी ग्राम की भी सुविधा अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट डालकर अपनी पे और पेंशन्स को बढ़वा सकते हैं। करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पे कमीशन आने से पहले अपनी पे और पेंशन का ठीक तरीके से समाधान करवा सके और आने वाले लॉस से बच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।